हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से विश्व इतिहास को। दोस्तों, अब तक हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं विश्व इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, इस बुक से सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही क्वेश्चन रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी, जेई, आरपीएफ की पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। टोटल इस बुक में 3100 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका आज हम सेट पेपर लगाने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट विश्व इतिहास का। ये बुक आपके रेलवे के साथ साथ और भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड है जो कि एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विश्व इतिहास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। चलिए देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट को। देखिए, 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब हम वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, एक स्वतंत्र देश बना। इसे मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, शेख मुजीबुर उर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता एवं संस्थापक कहा जाता है तथा उन्हें बंगबंधु की उपाधि से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? राइट आंसर इसका इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। याद रखिएगा, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया 7 वर्षीय युद्ध। देखिए, याद रखिएगा, इसे 100 वर्ष का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों। 7 वर्षीय यानी कि 100 वर्ष का युद्ध। से 100 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला युद्ध 1337 से 1453 ईस्वी तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अंततः फ्रांस की विजय हुई। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? देखिए, क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और इसका सही आंसर है 1773 में। बोस्टन चाय पार्टी की ये 1773 में हुई थी। अच्छा, बचपन से हम इसे सुनते आ रहे हैं, कक्षा 8 से लेकर लगभग 9, 10 सब, कि बोस्टन चाय पार्टी। तो दोस्तों है क्या ये? तो ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 16 दिसंबर 1773 को जब बोस्टन पर कार्यरत चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटाने से इनकार कर दिया तो उपनिवेशों का एक समूह जहाज पर सवार हुआ और चाय की 340 पेटियों को बोस्टन हार्बर में फेंक कर नष्ट कर दिया। यह घटना अमेरिकी इतिहास में एक प्रमुख घटना है और इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों को द्वारा शासित किया जाता था? तो सही आंसर है दोस्तों इसका चीन। चीन देश को कम्युनिस्ट अथवा माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता था। देखिए, चीन मुख्यतः कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता था। चीन में राजनीतिक ढांचा इस प्रकार है कि सबसे ऊपर चीनी साम्यवादी दल, सेना और फिर उसके बाद सरकार का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा देता हूँ, इसके ऑप्शन मैं आपको बाद में दूंगा क्योंकि ये पीडीएफ में आ नहीं पाया। ठीक है, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि फिदेल कास्त्रो। ठीक है दोस्तों, फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था। देखिए, देख लेते हैं इसको एक बार। फिदेल कास्त्रो क्यूबा के एक राजनीतिक और क्यूबा क्रांति के प्राथमिक नेता में से एक थे, जो फरवरी 1959 से दिसंबर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री और फिर क्यूबा की राज्य परिषद के अध्यक्ष रहे। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता अहम योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो दोस्तों सही आंसर इसका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। आई हैव अ ड्रीम एक सार्वजनिक भाषण है जो 28 अगस्त 1963 को वॉशिंगटन के जॉब्स और फ्रीडम मार्च के दौरान
अमेरिकी नागरिक तथा आंदोलन कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने नागरिक और आर्थिक अधिकारों का आह्वान भी किया था। अगला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया, उन देशों में से एक चीन था तो दूसरा देश कौन सा था? तो दोस्तों सही आंसर है इसका ब्रिटेन। ठीक है ना, याद रखिएगा अफीम युद्ध ये ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के मध्य 1839 से 1842 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध चीन के छिंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच अफीम के व्यापार से संबंधित विवादों का कारण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? तो दोस्तों आयरन चांसलर ये हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, ऑप्शन सी, आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता था ऑटो वॉन बिस्मार्क को। देखिए, अनेक जर्मन भाषी राजाओं का एकीकरण करके एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने वाले बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर बने। इन्हें ऑटो वॉन बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता था। बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक और शक्तिशाली शासन की कूटनीति से उन्हें आयरन चांसलर का उपनाम दिलवाया गया। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1815 में। कब? 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया। इसकी डेट थी 18 जून 1815। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में बेल्जियम स्थित वाटरलू नामक स्थान पर लड़ा गया। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना जिसका नेतृत्व नेपोलियन ने किया था तथा अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया था के मध्य हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी? सही आंसर है दोस्तों पुर्तगाली। ठीक है ना, आंसर डी सही रहेगा, पुर्तगाली। देखिए इसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि इसके फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, 1505 से 1509। इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े जिसमें गुजरात, मिस्र, तुर्की थे शामिल को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1907 में किसको भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था? उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया और राज्य के प्रमुख एक गयालोप के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उगयेन बांगचुक। नाम याद रखिएगा, उगयेन बांगचुक। 1907 में उगयेन बांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 में ताज पहनाया गया था। राज्य के प्रमुख एक गयालपो जो कि ड्रैगन राजा थे के रूप में स्थापित किया गया। उन्होंने अपने जीवन काल में देश को एकजुट करने और लोगों का विश्वास हासिल करने के प्रयास किए। अगला क्वेश्चन है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगदिल्प द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का ये समय है। देखिए, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगदिल्प द्वारा भूटान पर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास नियंत्रण स्थापित किया गया था। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? सही आंसर है म्यांमार। ठीक है दोस्तों, म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, म्यांमार को ब्रह्मा अथवा पैगोडा का देश भी कहा जाता है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो 1937 ईस्वी से पूर्व भारत का अंग था। 1824, 1826 और 1892 में आंग्ला भारत बर्मा युद्ध हुए, जिसके फलस्वरूप म्यांमार को भारत में मिलाकर भारत को एक प्रांत बना लिया गया। 1937 ईस्वी में ब्रिटिश भारत से म्यांमार को पृथक कर दिया गया था। कब? 1937 में। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इस पर अपना आधिपत्य कर लिया था। 1945 में मित्र राष्ट्रों की सहायता से म्यांमार का जापान से अधिग्रहण समाप्त कर दिया गया और 4 जनवरी 1948 को म्यांमार स्वतंत्र हुआ। तब से प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को म्यांमार स्वतंत्रता दिवस मनाता आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी परीक्षा में पूछा भी गया है ये। सही आंसर है 1989, यानी कि 1989। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये।
देखिए, बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी, जिसे 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा। इसका निर्माण 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1989 में से तोड़ दिया गया। बर्लिन की दीवार अंदरूनी जर्मन सीमा का सबसे प्रमुख भाग थी और शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक भी थी। अगला क्वेश्चन है, 1337 से 1453 तक 100 वर्ष से अधिक समय तक का युद्ध किसके बीच चला था? तो राइट आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस, यानी कि ऑप्शन डी। अभी हमने इसको कवर भी किया था, 100 वर्ष का युद्ध या 7 वर्षीय युद्ध। देखिए, 1337 से 1453 तक 100 वर्ष से अधिक समय तक इंग्लैंड फ्रांस के बीच युद्ध चला, जिसमें फ्रांस की विजय हुई। अगला क्वेश्चन है, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका, वो कौन है? तो सही आंसर है रंगीन क्रांति, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं रंगीन क्रांति के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए, रंग क्रांति या रंगीन क्रांति एक शब्द जो व्यापक रूप से उन अहिंसक आंदोलनों के लिए प्रयुक्त किया गया जो विश्व के कई देशों में अलग अलग नामों से अलग अलग अवधियों में निरंकुश सरकारों को पलटने के उद्देश्य से चलाई गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी सोनार, ठीक है ना, ऑप्शन बी सोनार। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी थी सोनार। सोनार एक तकनीक है जो नौ संचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचार का उपयोग करती है। अंग्रेजी का सोनार शब्द मूलतः साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो देखिए, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था दोस्तों। तो 16 के हिसाब से मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है जिग्मे खेसर नामग्याल। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को एक बार चेक करके हमको जरूर जाना चाहिए, ठीक है ना। ये 2016 में पूछा गया, उस समय के वर्तमान यहाँ पे अधिपति दिए हैं, तो ये थे उस समय जिग्मे नेसार नामग्याल। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी? सही आंसर है 1948, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। श्रीलंका को 1948 में डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी। 1972 में इसका नाम सीलोन के स्थान पर श्रीलंका कर दिया गया। याद रखिएगा, श्रीलंका का प्राचीन नाम पूछ लेता है एग्जाम में, क्या है? सीलोन। 1972 में नाम बदल दिया गया। यह एक समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो सही आंसर दोस्तों से चीन, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा, चीन। देखिए, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है जो चीन देश के पहले सम्राट किन सी हुआंग की सेनाओं को दर्शाता है। नाम याद रखिएगा, किन सी हुआंग की सेनाओं को दर्शाता है। टेराकोटा का रंग लाल और भूरे के बीच होता है। राजस्थान में टेराकोटा का मुख्य केंद्र मोलेला गांव है। कौन सा गांव है? मोलेला गांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था? ठीक है ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कभी समय पूछ लेता है, ठीक है, कभी इसका श्रेय किसे दिया गया, इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसका श्रेय जाता है ऑप्शन ए में, ये नाम है क्वीन सी हुआंग। ठीक है दोस्तों, क्वीन सी हुआंग को चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय जाता है। देखते हैं, चीन में उत्तरी आक्रमणकारियों से रक्षा हेतु 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक कई दीवारें बनी, जिन्हें मिलाकर चीन की दीवार कहा गया। चीन के प्रथम सम्राट क्वीन सी हुआंग द्वारा बनवाई गई दीवार सभी दीवारों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। यह दीवार मिंग वंश द्वारा बनवाई गई वर्तमान दीवार के सुदूर उत्तर में बनी थी। अतः चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय क्वीन सी हुआंग को ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? देखिए, अभी हमने इस क्वेश्चन को कवर भी किया था, आप आंसर लगा सकते हैं।
तो इसका सही आंसर है 1948 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका का स्वतंत्रता आंदोलन एक शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता और स्वय शासन प्राप्त करना था। 4 फरवरी 1948 को सीलोन, जिसे आप श्रीलंका के नाम से जानते हैं, को डोमिनियन के रूप में स्वतंत्रता मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकेमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आया था? तो सही आंसर है दोस्तों पर्सिया के डेरिसियस प्रथम यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है ना, पर्सिया के डेरिसियस प्रथम थे ये, जिनके विजय हासिल करने के बाद अकेमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था अफगानिस्तान। चलिए देखते हैं जरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से। देखिए, ईरान के हकमनी शासक डेरियस प्रथम ने 1516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र और सिंधु को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र फारस यानी कि ईरान का 20वां प्रांत बन गया। इस साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 प्रांत थे। डेरियस प्रथम को भारतीय साहित्य में दारा प्रथम कहा जाता है। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, डेरियस प्रथम को भारतीय साहित्य में दारा प्रथम कहा जाता है। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। मुजीबुर रहमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान को सामान्यतः बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। वे आवामी लीग के अध्यक्ष थे। ठीक है, किस लीग के थे? आवामी लीग के। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे। वे शेख मुजीब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उन्हें बंगबंधु की पदवी से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समाज तक राज सम्राट बन गई। उन्होंने किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को पास कर दिया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि महारानी विक्टोरिया। तो देखिए दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ और विक्टोरिया दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ से फैक्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेंगे। चलिए देखते हैं हम। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई। 9 सितंबर 2015 को उन्होंने अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया के सबसे लंबे शासनकाल के कीर्तिमान को तोड़ दिया था। ब्रिटेन पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली पहली सामग्री भी बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो सही आंसर है दोस्तों अपना देश भारत यानी कि ऑप्शन डी। भारत का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ से। विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में सर्वाधिक लंबा और विस्तृत संविधान भारत का है, जबकि विश्व का पहला संविधान जो कि आलिखित वो ब्रिटेन का है, तथा विश्व का पहला लिखित संविधान जो कि सबसे छोटा संविधान है ये अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीलंका में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। देखिए, श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तर भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी दोस्तों कोलंबो अब तो बदल गई है, अब है जयवर्धनेपुरम। ठीक है ना, यह एक बहुजातीय और धार्मिक देश है। यहाँ के निवासियों में मुख्यतः बौद्ध धर्म 70% के लगभग, हिंदू धर्म 12% के लगभग, ईसाई 9% के लगभग और मुस्लिम धर्म 7.4% के लगभग है। देखिए, ये 2016 के आंकड़े हैं। ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए, याद रखिएगा, फ्रांस की अंतिम रानी, ठीक है, इनका नाम भी आपको यहाँ लिखा है। ठीक है ना, क्या नाम है? मेरी एंटोनेट। पूछ रहा है इनका जन्म किस देश में हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ऑस्ट्रिया। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया। आप ध्यान से सुनिए, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म 2 नवंबर 1755 को ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। उनका जन्म 1770 में फ्रांस के लुई 16वां के साथ हुआ। फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा?
तो सही आंसर दोस्तों बोस्टन यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है ना। बोस्टन में मिलेगा आपको ये फ्रीडम ट्रेल दर्रा। देखिए फ्रीडम ट्रेल दर्रा 2.5 मील लंबा जो बोस्टन अमेरिका में स्थित है, यह अमेरिकी क्रांति से संबंधित 16 महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। पॉल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वे रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई थी? पॉल रेवरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। तो सही आंसर दोस्तों बोस्टन यानी कि ऑप्शन बी। नाम याद रखिएगा पॉल रेवरे। देखिए पॉल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले देशभक्त थे। पॉल रेवरे बोस्टन शहर मैसाच्यूसेट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते थे। बोस्टन शहर में उनकी मृत्यु 1818 में हुई थी। पॉल रेवर स्वर्णकार, नक्काशाकार और नवीन उद्यमी भी थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो सही आंसर दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है ना। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की प्रेरणा ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जान लेते हैं। 1789 इसकी डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो लुई 16 के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। यह क्रांति फ्रांस के इतिहास में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूल परिवर्तन की अवधि थी। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान निर्माणकर्ता इस क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ही ली गई थी। अगला क्वेश्चन है गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल लड़ी गई थी? तो दोस्तों ये लड़ी गई थी 1722 में। कब? 1722 में। देखिए गुलनाबाद की लड़ाई होतकी राजवंश और सैन्य साम्राज्य की सेना के बीच 1722 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसने सफाविद राजवंश के अंतिम पतन को और पुख्ता कर दिया जो दशकों से घट रहा था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं इस बुक के नेक्स्ट पार्ट के साथ।